एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट हिंदी। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हिंदी की चल रही है हमारी कहानियाँ, जो कि यूनिट 7 है। ईद कहाँ कहानी आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जो पुराने बच्चे हैं देख रहे हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कर लेना, ठीक है। और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, बाद में कर देना भले, लेकिन कर ज़रूर देना, पहले पढ़ लो। और चलते हैं हम अपने इसमें थोड़ा सा जो ईदगाह की कहानी है उसको हम यहाँ पर पूरा ही देखेंगे, क्योंकि वहाँ से ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बनते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। अभी मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो उनकी कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, उसके साथ में दे दूँगी। तो इससे पहले हम उपन्यास को पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पता है प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी इसके पहले की जो कहानी है 3-4 कहानी है वो भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। भाई बताना ज़रूरी है कि जो नए बच्चे उनको कैसे पता चलेगा, इसलिए बता रही हूँ एक बार। तो चलते हैं। सबसे पहले ये जो कहानी है ईदगाह कहानी, ये 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी चांद पत्रिका में। इन पत्रिकाओं का ज़रूर याद रख लेना। ईदगाह, देखो ईद पर क्या दिखाई देता है, चांद, ठीक है। चांद देख कर ही तो शायद व्रत खोलते हैं, पता नहीं व्रत रहते हैं, पता नहीं है मुझे वैसे, लेकिन शायद व्रत उसमें चंद्रमा का मेन रोल रहता है, ये मुझे पता है, ठीक है। तो चांद पत्रिका में क्या छपी थी, ईद। ईद का चांद हो गया तू तो, ठीक है। तो ऐसे करके ध्यान रख लेना, चांद पत्रिका में छपी थी। ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई बाल मनोविज्ञान पर हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है, ठीक है। तो ये जो ईदगाह कहानी है, ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है और ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान का मतलब है एक बच्चे के मन पर आधारित है। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इसमें प्रेमचंद हामिद नामक बच्चे के माध्यम से दिखाते हैं। इसमें मुस्लिम समाज का चित्रण किया गया है। इसमें जो पात्र हैं वो भी जो मतलब मुस्लिम ही रखे गए हैं मोस्टली, तो आप आगे देख लेना एक बार। इसमें प्रेमचंद हामिद नामक बच्चे के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीबी और अभावग्रस्त के कारण किस प्रकार बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है और बच्चे समय से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना यहाँ पर हम देख लिए। जो मेन इसमें मुद्दे हैं वो भी देख लेते हैं। ईदगाह नामक कहानी में पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टता का भी वर्णन किया गया है, ठीक है। जो ईदगाह कहानी है उसमें पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टता का भी वर्णन किया गया है और सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच का भी वर्णन है। ये कहानी गरीबी में भी उच्च संस्कार को चित्रित करती दिखाई देती है, ठीक है। जो ईदगाह कहानी है वो उच्च संस्कारों को कहाँ पर दिखाती है, गरीबी में। इस कहानी में बालमन और मातृ वात्सल्य सहजता का चित्रण किया गया है। वो कहानी पढ़कर आपको समझ में, देखो ये जो कहानी है थोड़ी सी लॉन्ग है, मैंने यहाँ पर पूरी कहानी रख दी है, वहीं से आपके जो उद्धरण वगैरह है वो सब क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से इसको पढ़ लेना, चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना या सुन लेना। तो रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, आई होप आप सबको समझ तो जाएंगे ही, मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो मैं सीधा पढ़ देती हूँ। रमजान के पूरे 30 दिन रोज़े चलते हैं, जो रमजान का महीना आता है, तो उसके बाद ईद आती है, सब जानते हैं इतना तो। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है, जब त्यौहार आते हैं तो कितना अच्छा लगता है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। ईदगाह का मतलब होता है मस्जिद, है ना। मैंने इससे मतलब सीधा वो लगाया है कि ईदगाह का मतलब ईदगाह तो तभी जाएंगे, मस्जिद ही जाते हैं सारे लोग। तो किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है, ठीक है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जो मेन होगा मैं उस पर अंडरलाइन कर दूंगी, ठीक है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, ईदगाह जाने के लिए कितना लंबा रास्ता था, तो 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। बच्चे सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने के लिए सब खुश हैं। रोज़ ईद का नाम रटते रहते थे। ऐसा होता है नहीं, जैसे अभी हमारे मान लीजिए दिवाली आने वाली है
तो हमें भी लगता है हमारे बच्चे हैं, मतलब मेरी भी बेटी है, वो डेली 6 महीने पहले से मम्मी दिवाली कब आएगी, दिवाली कब आएगी, है ना। तो मतलब बच्चों को ना ये लगा रहता है, छोटे जो और मतलब बचपन से ही उनको इन सब चीज़ों का जब पता चल जाता है ना कि हाँ ये त्यौहार है, तो बस त्योहारों के नाम पर वो क्या करते रहते हैं, उनको ही रटते रहते हैं, उनका हिसाब लगाते रहते हैं। मेरा बेटा काफ़ी बड़ा हो गया लेकिन अभी भी वो इतने एक्साइटमेंट से इतना हिसाब लगाता रहता है, मतलब 2-3 महीने पहले से इतने तारीख है, अब इतने दिन बचे हैं, इतने दिन बचे हैं, है ना। अब तो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन 1-2 साल पहले तो बहुत परेशान करता रहता था, कब आएगी दिवाली, कब आएगी। तो ऐसा होता है, सारे बच्चे हैं जो ईद का नाम रटते रहते हैं, या जो भी त्यौहार आता है उसके लिए बच्चे खुश ही रहते हैं। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवइयाँ खाएंगे। मतलब बच्चों को कोई परवाह नहीं है कि उनके घर में चीज़ें हैं भी या नहीं, बस उन्हें तो खाना खाने से या फिर अपनी मतलब उन्हें जो भी उनकी कहते हैं ना बच्चों की शौक मौज है, वो उनका मतलब उनको अपनी चीज़ें पूरी करनी है, बाकी घर में क्या है क्या नहीं है वो नहीं जानते। वे क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं, है ना। कायम अली है, कयामत अली भी लिखा है कहीं पर और कायम अली भी लिखा हुआ है। तो अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी के घर दौड़े जा रहे हैं, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। बड़े बड़े लोगों की यहाँ पर बात हो रही है। सामाजिक ऊंच नीच जो हमें अभी पॉइंट बताया गया था ना, सामाजिक ऊंच नीच, वो यहीं पर दिखाया गया है कि बड़े लोगों के तो खजाने भरे रहते हैं और एक गरीब के पास एक मतलब पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते तन पर। तो कितनी ऊंच नीच है, कितना मतलब सामाजिक भेदभाव, भेदभाव नहीं है एक तरीके से, पता नहीं क्या है इसको, किस्मत कहेंगे या फिर इसको क्या ही कहेंगे, पता ही नहीं है। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। महमूद गिनता है कि उसके पास कितने पैसे हैं, 12 पैसे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं स्टार लगा दूंगी जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जहाँ से पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप उनको चाहे तो नोट कर लेना। तो महमूद के पास कितने पैसे हैं, 12 पैसे हैं, ठीक है। 1 2 10 12, वो ऐसे करके गिन रहा है अपने पैसों को। 12 पैसे हैं किसके पास, महमूद के पास। महमूद एक पात्र है, बच्चा है, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, 15 पैसे हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, 15 पैसे, वो भी अपने पैसों को गिनता है। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। बच्चों के लिए तो यही फेवरेट चीज़ें होती हैं, मतलब उनको तो यही सब तो खरीदना है, कौन सा उन्हें घर का खर्चे के लिए सामान खरीदना है। और सबसे ज़्यादा पर्सन है हामिद, इसमें एक 4-5 साल का बच्चा दिखाया गया है, हामिद, जो मेन करेक्टर है इसका। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है जिसका बाप पिछले वर्ष हैजे की चपेट में चल बसा था। हैजे से मरा था उसका बाप, ये ध्यान रखना। हामिद के पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी, तो हैजे की चपेट में आकर, हैजे से, ये ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा चुका है। और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। माँ का तो पता ही नहीं चला बेचारी क्यों मर गई, है ना। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, ठीक है। उसको कौन पाल रहा है, कौन पालन पोषण करता है अब हामिद का, तो उसकी बूढ़ी दादी अमीना करती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी बैठी रो रही है, क्योंकि उसको तो पता है कि उसके घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है, तो वो रोती रहती है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं, आज आबिद होता। आबिद कौन है, उसके बेटे का नाम था आबिद, यानी कि हामिद के पिता का नाम था। तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती, इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, जो गरीब होते हैं ना उसको वो त्योहार भी अच्छे नहीं लगते, है ना। इस घर में उसका क्या काम है, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। अमीना का दिल कचोट रहा है, गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है, मतलब हामिद का माँ और बाप दोनों ही उसकी दादी हैं, ना उसका माँ है ना बाप है। लेकिन उसे पता नहीं है ये वाली बातें
कि उसके माता पिता नहीं रहे, उसको यही बताया गया है कि उसके पिता बाहर कमाने के लिए गए हैं और माता कुछ लकड़ी वगैरह ऐसे कुछ लेने के लिए गई हैं। तो आगे देख लेते हैं। उसे कैसे अकेले मिले, मतलब वो सोच रही है कि अपने बेटे को वो कैसे अकेले भेज दे। सारे बच्चे तो अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं, कहीं भीड़ भाड़ में बच्चा खो गया तो क्या करेंगी। वो अमीना सोचती है कि नहीं नहीं, वो अकेला नहीं जाने देगी इस नन्ही सी जान को। 3 कोस कैसे चलेगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा। शायद आप सब भी जानते होंगे, जो ईद का त्यौहार आता है उस पर सेवइयाँ कुछ मतलब इम्पोर्टेंट बनती हैं, पता नहीं, है ना, ऐसा सुना है मैंने भी। तो सेवइयाँ बनाई जाती हैं, तो उसके लिए वो सोच रही है कि अगर मैं इसको ले गई ईदगाह मेले में तो घर पर सेवइयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। अगर देखो पैसे होते, सारी सुविधाएं होती, तो थोड़ी देर में बन जाती। लेकिन यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करने करते ही लगेंगे। अमीना कह रही है कि यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करने में ही लग जाएंगे, है ना। सामान भी तो कहीं से, किसी से दूध मांगना है, किसी से चीनी मांगनी है, किसी से सेवइयाँ मांगनी है, किसी से कुछ, है ना। तो मांगे का ही तो भरोसा ठहरा, अगर कुछ मिल जाएगा तो बन जाएंगी, नहीं तो नहीं बनेंगी। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, वो कपड़े सिलती थी, किसी के कपड़े सिले होंगे। तो कह रही है कि 8 आने पैसे मिले थे उनसे, उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आ रही थी। इसी ईद के लिए उसने बचत करके रखी थी अठन्नी की। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। मतलब मेले जाने के लिए उसने हामिद को कितने पैसे दिए, 3 पैसे। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। किसके पास कितने पैसे हैं, यहाँ से आप उनका नोट्स बना लेना, जरूर लिख लेना अपने पास में, ठीक है। किसके पास कितने पैसे हैं और कौन क्या खरीदता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। 2 और 9 जैसे होता है ना, मैंने भी देखा है, तो दिवाली पर बहुत सारे लोग होते हैं जो मांगने के लिए आते हैं बाद में, है ना, मिठाइयाँ या खील बतासे या कुछ भी उनको दे दो। तो ऐसे ही ईद पर वो सोच रही है कि 2 9 और भी तो आएंगी, सभी को सेवइयाँ चाहिए होंगी, और थोड़ा किसी को आँखों नहीं लगता, है ना, थोड़ा तो किसी को दे भी नहीं सकते, किस किस से मुंह चुराएंगी। और मुंह क्यों चुराए, साल भर का त्योहार है। वो बैठी बैठी बेचारी सोच रही है। चलते हैं आगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था, ठीक है। दूसरे जो बच्चे जा रहे थे उनके साथ साथ में हामिद भी हो लिया। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गई हैं, वे कभी थक सकता है, शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फरलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं, मतलब माली को उल्लू बनाते हुए जा रहे हैं, परेशान करते जा रहे हैं। मतलब परेशान क्या है, ये बच्चों बचपन की हंसी मजाक, हंसी टिटोले बचपन में ही कर सकते हैं, बड़े होकर तो ऐसा कोई करता ही नहीं है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। ये लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं, सच। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने चाहते हैं। मतलब वो सोच रहे हैं कि बच्चे हैं, उनकी बड़ी बड़ी मूछें निकल आई हैं और अभी भी पढ़ने जाते हैं। हामिद के मदरसे में भी, मतलब मैं काट काट के पढ़ रही हूँ जहाँ से इम्पोर्टेंट है, आप वैसे पूरी पढ़ लेना। हामिद के मदरसे में 2 3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के लड़कों को बताया जा रहा है, रोज मार खाते हैं काम से जी चुराने वाले, ठीक है। और वो वहाँ पर थोड़ा सा हंसी मजाक भी बच्चे कर रहे हैं कि यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं। क्लब घर उन्होंने देखा, क्लब घर में जादू होता है, और यहाँ पर सुना है कि यहाँ पर मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले, और मेमें भी खेलती हैं, सच। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मतलब वो कहते हैं कि जैसे ये मैम बैट बॉल से खेल रही हैं, अगर हमारी मम्मी के हाथ में बैट दे दिया ना तो वो उनके तो हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। मोहसिन बोला, चलो, मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा छा जाए। मतलब वो बता रहे हैं शहर के लोगों में और ग्रामीणों में कितना अंतर है, ठीक है। उस अंतर को यहाँ पर दर्शाया गया है। बच्चे आपस में ही बातचीत करते जा रहे हैं सारी चीज़ों के बारे में।
महमूद कहती है लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती, है ना। मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा घुसी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें पकड़ ना सका, सच है ना। तो वो बता रहा है कि जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो वो क्या कर सकती हैं, खेल भी सकती हैं, भाग भी सकती हैं, सारे काम कर सकती हैं ग्रामीण की महिलाएं, ये इसमें कहा जा रहा है। फिर थोड़ी सी और आगे चले तो उनको हलवाइयों की दुकानें दिख गईं। आज खूब सजी हुई थी, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना एक एक दुकान पर मना होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन नहीं आया, वो कहता है कि जिन्नात के पास पैसे कहाँ से आए। मोहसिन कहता है जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहें चले जाएं। हामिद पूछता है क्या जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं। मोहसिन कहता है एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी, जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। वो जिन्न के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, हामिद लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना इसको। ठीक है, लोग जिन्न को कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे ये मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश मैं भी कर लूँ और सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। हामिद ऐसा बोलता है। मोहसिन कहता है अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा देते हैं, चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बचवा उस दिन खो गया था ना, तो 3 दिन हैरान हुए, कहीं नहीं मिला। तब झक मार करके चौधरी के पास गए और चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में, और वहीं पर जा करके मिला था। ठीक है, वो कह रहे हैं यहाँ आपस में बच्चे बात कर रहे हैं। मोहसिन कह रहा है कि चौधरी के पास जिन्न है, उन्हें सारी जान की खबर मिल जाती है। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। वो सोचते हैं कि जो चौधरी के पास इतना धन है वो जिन्न ने दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे चलते हैं थोड़ी सी, फिर पुलिस लाइन आ जाती है। यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं, रेटन फाय फो, रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, है ना। मोहसिन पूछता है क्या ये कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पुलिस में जो भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर भी इन्होंने क्या किया है, अच्छी तरीके से मतलब टोंट कसा है एक तरीके से मुंशी प्रेमचंद जी ने, है ना। और आगे महमूद बोलता है कि मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं। महमूद के जो मामू हैं वो थाने में कांस्टेबल हैं, याद रख लेना। 20 रुपया महीना उनको सैलरी मिलती है, लेकिन घर पर कितने पैसे भेजते हैं, 50 रुपये। अल्लाह कसम, वो कह रहा है कि एक बार मैंने पूछ लिया था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से लेके आते हो, तो हंसकर कहने लगे बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। 20 रुपये सैलरी के मिलते हैं, 50 रुपये घर भेजता है, बाकी अपने खर्चे के लिए रख लेता है ना। समझ गए आप, ये रिश्वत की बात हो रही है यहाँ पे। हामिद पूछता है कि ये लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता क्यों नहीं है। मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा, है ना। वो कहता है कि जो हराम की कमाई होती है वो हराम में ही जाती है। महमूद अपने मामा को ही बोलता है कि वो जिस तरीके से पैसे भेजते हैं, एक दिन उनके घर में आग लग गई, कुछ भी नहीं बचा, है ना, सब कुछ जल के खाक हो गया। फिर इसके बाद अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लेना, है ना। आगे उनको ईदगाह नजर आती है, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो गए हैं, लाखों सिर एक साथ उठते हैं, झुक जाते हैं। ये ईदगाह पर पहुंच गए हैं, वहाँ पर देख लेना। फिर इसके बाद नमाज खत्म हो गई है, दूसरे अंक में लोग आपस में गले मिल रहे होते हैं, मिठाई और खिलौने। इसके बाद जब नमाज करने के बाद मिठाई और खिलौनों की जो दुकान है उन पर धावा बोल देते हैं बच्चे। ठीक है, ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है।
यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। वहाँ पर हिंडोला था, उस पर 1 पैसा दो और झूल लो। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे तो कभी ये चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं, 1 पैसा देकर बैठ जाओ। मतलब उसमें सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी, छोटे छोटे झूले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हामिद बेचारा और सारे बच्चे हैं, महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी, ये पात्र हैं इसके, सभी घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। ठीक है, वो मज़े कर रहे होते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन हामिद बेचारा दूर खड़ा है। उसके पास सिर्फ 3 ही तो पैसे हैं, है ना। अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। वो सोचता है कि एक जरा सा चक्कर खाने के लिए मैं 1 पैसा दे दूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, है ना। फिर सब चरखियों से उतरते हैं और दुकानों की कतार लगी हुई है, कहाँ जाते हैं, खिलौनों की दुकानों पर जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे खिलौने उन्हें दिखाई देते हैं, मिट्टी के सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, दोबिन, साधु, ऐसे मिट्टी के खिलौने आपने भी देखे होंगे, शायद खेले भी होंगे बचपन में, है ना। तो महमूद सिपाही लेता है, यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें लगा लेना। महमूद क्या खरीदता है, सिपाही कर लेता है। ठीक है, महमूद के मामा भी कांस्टेबल हैं और वो एक और सिपाही ले लेता है, ध्यान रखना। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आता है। मोहसिन को क्या पसंद आता है, भिस्ती। कमर उसकी झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे को क्या पसंद आता है, वकील। ठीक है, वो एक वकील खरीद लेता है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देख लेना, कौन कौन क्या क्या खरीद रहा है। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं, ये भी ध्यान रखना। सारे खिलौने कितने कितने पैसे के थे, 2-2 के थे। लेकिन हामिद वो खिलौने नहीं लेता, वो बेचारा एक भी खिलौना नहीं खरीदता। जो मेन पॉइंट है उसको ध्यान रखना। हामिद के पास तो केवल कुल 3 ही पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट जाए तो चूर चूर हो जाएगा, है ना। जरा सा पानी पड़ गया तो सारा रंग धुल जाएगा, ऐसा वो सोचता रहता है। नूरे बोलता है आगे, मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी कहती है मेरी धोबिन है, सम्मी ने धोबिन खरीदी थी, रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के तो हैं, टूट जाएंगे, है ना। लेकिन उसका अंदर ही अंदर उसकी जो मन है वो ललचाता रहता है, उसकी ललचाई आंखों से वो सबके खिलौनों को देखता है। ठीक है, फिर खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। कोई रेवड़ी खाता है, कोई गुलाब जामुन खाता है, कोई सोन हलवा खाता है ना। लेकिन बेचारा हामिद अभी भी दूर खड़ा है, वो सोच रहा है कि 3 ही तो पैसे हैं। ध्यान देना, है ना। बहुत अच्छी कहानी है, इसीलिए मैंने इसको सारी को ले लिया। कम से कम कुछ भी नहीं तो आपको ज्ञान तो मिलेगा, समझना तो चाहिए, है ना। रोचक कहानी है बड़ी। अब आगे के पास सिर्फ 3 ही तो पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, बस ललचाया हुआ सबकी तरफ देखता रहता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद को संदेह हुआ ये केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है। लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता, मतलब बच्चे होते हैं ना जैसे चिढ़ाते हैं सबको, उनको क्या पता कि इसके पास 3 पैसे हैं। उनको तो बस ये है कि अपने अपने पैसों से चीज़ें खरीदनी है। वो एक रेवड़ी निकाल करके हामिद की ओर बढ़ाता है और जब हामिद उसकी तरफ हाथ फैलाता है तो वो उसे अपने मुंह में रख लेता है ना। तो महमूद और सारे जो बच्चे हैं वो तालियां बजा बजा कर हंस रहे होते हैं। हामिद खिसिया जाता है। ठीक है, इसके बाद मोहसिन कहता है अब की बार जरूर देंगे, मतलब 2-3 बार उसको ऐसे ही चढ़ाता है। फिर आगे हामिद बोलता है रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। सम्मी कहती है 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे, तो उसको वो ऐसे बोल के चढ़ाती है। महमूद कहता है हमसे गुलाब जामुन ले जा हामिद। मोहसिन बदमाश है, मैं दे दूंगा। हामिद कहता है मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। फिर वो मिठाइयों की बुराइयां करने लग जाता है, खिलौनों की निंदा करने लग जाता है। मतलब क्या है कि उसके पास पैसे नहीं है, वो इसलिए ये सारी चीज़ें कर रहा है। मतलब अंदर से देखो वो कितना समझदार है बच्चा मोहसिन। लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालता। महमूद कहता है हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रख लेना। फिर मिठाइयों के बाद कुछ लोहे की चीज़ों की आती हैं दुकानें, है ना, लोहे की, गिल्ट की और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ पर कोई आकर्षण नहीं था, लड़के ये सब चीज़ें तो खरीदते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन वो सब आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन हामिद एक लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद कहाँ रुक जाता है, एक लोहे की दुकान पर। वहाँ पर कई चिमटे रखे हुए थे। चिमटे आप जानते होंगे, चिमटे जिनसे खाना पकता है, रोटियाँ बनती हैं। उसे तभी ध्यान आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है।
अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे देगा तो वह कितनी खुश हो जाएंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी, घर में एक काम की चीज़ तो हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में ही पैसे खराब होते हैं, जरा देर की तो खुशी होती है। मतलब वो चिमटा को खरीदने की सोच रहा है और ये सारी चीज़ें उसके जो दिमाग में चल रही होती हैं टूट फूट होकर बराबर हो जाएंगे, मतलब ये सब चीज़ें अभी वो सोच रहा है। फिर वो थोड़ा सा हामिद के साथ ही आगे चले गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं, वो जा कर के सब शरबत पीने लगते हैं, है ना। देखो सब कितने, वो अपने मन में सोच रहा है कि सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। और उस पर कहते और है मेरे साथ खेलो, मेरा एक काम करो, अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जवान चटूरी हो जाएगी। मतलब बच्चा है, अंदर से खिसियाया हुआ है, उसे कुछ मिला नहीं है, भूखा प्यासा है, तो वो उन सबको क्या देता रहता है, मतलब उनके बारे में निंदा करता रहता है, बुराइयाँ करता है, गाली देता रहता है दूसरे बच्चों को, ठीक है। और किताबों की भी कहता है कि किताबों में झूठी बातें थोड़ी ना लिखी हैं, कितनी तो उसमें बुराइयां लिखी रहती हैं, किसकी, मिठाइयों की, है ना, जो भी चीज़ें खा रहे हैं, मेरी ज़बान क्यों ख़राब होगी। अब आगे चलते ही वो सोचता है कि अगर वो चिमटा लेकर के जाएगा तो उसकी अम्मा कितनी खुश होंगी, है ना। और मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, ऐसा वो खुद ही सोचता रहता है। फिर आगे चलते हैं। तभी तो मोहसिन और महमूद ये मिजाज देखते हैं ना, मेरे पास पैसे नहीं है, वो सोचता रहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद ये मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेलें खिलौने और खाएं मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। वो देखो यहाँ पर सोचता रहता है, आखिर अब्बा जान कभी ना कभी तो आएंगे, अम्मी भी आएंगी ही, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियों खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। वो बता रहा होता है कि दोस्तों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। प्रेमचंद जी ने इस बात पर भी फोकस किया है, ठीक है। यह नहीं है कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे, सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसें मेरी बला से। मतलब खुद खुद ही सारी चीज़ों को सोच रहा होता है, ठीक है। वो ये देखो, उसको अभी तक ये पता नहीं है कि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। वो सोचता रहता है कि उसके कभी ना कभी मम्मी पापा वापस आएंगे और तब वो खूब सारी ढेर सारी मिठाइयाँ खाएगा और खिलौने खरीदेगा। फिर वो दुकानदार से पूछता है कि ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ में ना देखकर उससे कह दिया कि तुम्हारे काम का नहीं है, बिकाऊ है कि नहीं। हामिद बोला, 6 पैसे लगेंगे, ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। 6 पैसे का बताया था चिमटा। चिमटे की कीमत कितनी बताई थी दुकानदार ने, 6 पैसे की, ठीक है, 6 पैसे की, रुपए नहीं पैसे। हामिद का दिल बैठ गया, उसके पास तो 6 पैसे थे नहीं। फिर वो कहता है, फिर दुकानदार फिर उससे बोलता है, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। ऐसे होते हैं ना दुकानदार, पहले कुछ और ही मोल भाव करते हैं, फिर कुछ और बोलते हैं, फिर कुछ और बोलते हैं और बिल्कुल सस्ते में ही निपटा देते हैं। तो ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो ले, नहीं तो चलते बनो। फिर वो ये उस बच्चे को बोलता है, उसको लगता है कि हाँ बच्चा चिमटा लेना चाहता है। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने, मतलब कहकर और आगे निकल दिया। फिर दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया, जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। तो सब जब वो चिमटा लेकर के जाता है तो मोहसिन कहता है कि ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बच्चों की। महमूद बोलता है, तो ये चिमटा कोई खिलौना है। हामिद कहता है, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा, ठीक है। वो अपने चिमटे को क्या बोलता है, बहादुर शेर बोलता है। अब देख लो एक बच्चे को, मतलब वो अपने किस तरीके से अपने भूख प्यास सबको रोक करके कैसे अपने मन को मार करके घर के बारे में सोचता है, अपनी दादी के बारे में सोचता है, ठीक है। सम्मी ने खंजरी ली थी, वो बोली कि मेरी खंजरी से बदलोगे क्या, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा आग में, ये इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा गया था 2023 में क्वेश्चन।
मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। ठीक है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे? अब किसी के पास पैसे नहीं बचे थे और दोपहर भी हो गई थी, 9 बज गए थे। घर पहुंचने की सबको जल्दी हो रही है। ठीक है। और वो आपस में सोचते रहते कि हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। सारे बच्चे आपस में बोलते हैं। अब उनके 2 दल हो गए, बच्चों के 2 दल हो गए। हामिद एक अपने ही दल में अकेला चलता जा रहा है और बाकी के सारे बच्चे एक दल में हो गए। ठीक है। एक और मिट्टी है तो दूसरी ओर क्या है? लोहा है, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। तो वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाएं, वकील साहब की नानी मर जाएगी, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएं, मगर यह चिमटा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रख लेना, ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तम हिंद। इसमें पूछा गया था रुस्तम हिंद किसको कहा गया है? तो चिमटे को कहा गया है। हामिद के चिमटे को कहा गया भाई। ठीक है। लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। ठीक है। ये कहता है, हामिद कहता है कि जो रुस्तम हिंद वो मेरा चिमटा है, लपक कर अगर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा तो उसकी आंखें निकाल लेगा। फिर मोहसिन कहता है कि चोटी का, एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। मतलब वो आपस में बहस करते हुए चले जा रहे हैं। यहाँ से आप थोड़ा सा पढ़ लेना भाई। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं रुक जाऊंगी। ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। उसने समझा था कि हामिद, मतलब जब उनकी बहस चल रही होती है तो हामिद जवाब देता है कि आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो ये रुस्तम हिंद ही कर सकता है। ठीक है। वो बार बार अपने चिमटे को बहादुर, रुस्तम हिंद, शेर आदि का नाम देता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। फिर इसी तरह महमूद कहता रहता है कि तुम्हारा चिमटा बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। वो आपस में यहाँ पर बहस करते चले जाते हैं। आगे देखते हैं। वो फिर बोलता है अपने चिमटे के बारे में कि मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। ठीक है। किससे बोल रहा है? वो जिसने वकील लिया था, नूरे ने। ठीक है। फिर बात कुछ बनी नहीं। इस तरह से वो सब आपस में कर रहे होते हैं बहस, है ना। और मोहसिन कहता है, अब वो उनको अपनी गलती का रियलाइज़ होता है कि उन्होंने क्या खरीद लिया, मिट्टी को खरीद लिया। इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआ नहीं देगा, वो खुद ही सोच रहे हैं। महमूद कहता है कि दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़ जाए घर जाकर, अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले तुझे, है ना। अब उनको अपनी गलती का रियलाइज़ हो रहा है। फिर रास्ते में महमूद को भूख लगती है। उसके बाप ने उसे केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को ही साजी बनाया। अब महमूद ने क्या किया, पहले तो उसे चढ़ा रहा था रेवड़ी के नाम पर, और अब उसे वो क्या करता है, केले मतलब केला खिला देता है। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। फिर तीसरे अंक में क्या होता है, 11 बज गए, गांव में हलचल मच गई कि मेले वाले, जो मेले में गए थे लोग, वो सब वापस आ गए। मोहसिन की छोटी बहन आई घर में से निकल के, उसने बिस्ती ले लिया हाथ में से और वो थोड़ी देर में नीचे, मतलब क्या हुआ, उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली। अगर जा उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे, मतलब ज़मीन पर गिर गए और सुरलोक सिधार गए। ठीक है। दोनों भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा ये शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे भी लगा दिए। ये हो गया उसका बिस्ती तो गया काम से। अब देखते हैं मियाँ नूरे के वकील का अंत। उनके प्रतिष्ठा अनुकूल इससे ज़्यादा गौरव में हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो बैठ नहीं सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू कर दिया। अदालतों में खसकी टट्टियाँ और बिजली के पंखे लगे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? मतलब सब उसकी वो खातिरदारी में लगे हुए थे। पंखे की हवा से, पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग सिधार गए। उनको पंखे की हवा से या पंखे की चोट लग गई, थोड़ी सी हिल गए, और वो क्या है, ऊपर से धड़ाम नीचे और स्वर्ग लोक से सीधे मृत्यु लोक में जा पहुँचे। उनका माटी का चोला माटी में मिल गया, है ना। ये भी बताया गया है कि
आप समझ गए होंगे। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घोड़े पर डाल दी गई। हो गया। चलते हैं आगे। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों पर चले, वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चितड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेट जाएं। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगा। ठीक है। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है, मतलब एक टांग से लंगड़े हो जाते हैं। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध मंगवाया जाता है। टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। ठीक है। अब सिपाही भी उनका सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा ही पहरा देता रहता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी ले लिया जाता है। बाट आप समझते होंगे। बाट उनको बोलते हैं जो बाट किसको मतलब जो तराजू होती है ना, तराजू में तोलने का काम करते हैं। पहले पत्थर वगैरह ऐसे कुछ रख लेते थे, उनको ही बाट बोला जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए आप। अमीना देखो, अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत, मैं तो बोलते बोलते थक गई हूँ, बिल्कुल गला दुखने लग गया है, आपको अच्छी लगे मेहनत तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी मुझ में इतनी हिम्मत बनेगी कि मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर पाऊँ। ठीक है। और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, ताकि और बच्चों का भी भला हो सके। इतनी अच्छी तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ। मैं तो दिन में 4-4 क्लास लेने की सोच रही थी कि मैं आपको जल्दी करवा दूँगी, चाहे मुझे पूरा दिन रात लगना पड़ जाए, लेकिन बच्चे सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा सा मन नहीं हो पाता फिर, है ना। उतना मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें भाई, है ना। हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो चलते हम आगे, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अब मियाँ हामिद का हाल आप सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। 4-5 साल का बच्चा तो था ही, है ना। और सहसा उसके हाथ में चिमटा देख करके वह चौंकी। जब उसने देखा कि वो हाथ में चिमटा लिए आया है, तो वो कहती है कि ये चिमटा कहाँ था, मैंने मोल लिया है। हामिद बोलता है कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। वह सोची कि सुबह का ये बच्चा गया है, दोपहर हो गई, 11 बज गए हैं, 11-12, और 3 पैसे ही दिए थे और 3 पैसे का चिमटा ले आया। तो उसे बड़ा दुख हुआ। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, वो सोच रही है बेचारी। अमीना का मन गदगद हो गया। मुख्य पात्रों के नाम वैसे सारे इसमें आ चुके हैं, फिर भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। हामिद, अमीना, मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी, चौधरी, कयामत अली, आबिद उसके पिता का नाम था जो हैजे से मर जाता है, कांस्टेबल महमूद के मामा का नाम है। ठीक है। तो आई होप भाई आपको पसंद आई होगी। मैं तो यही कहती हूँ, आपके लिए यूज़फुल रही हैं सारी क्लासेस। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना आपको नहीं जाना है। आपको क्या कहूँ, दिवाली की कसम है ना, ज़रूर कर देना।